सुन पा रहे हैं भी सब लोग? यस सर। ठीक है। तो यार ये वर्क एनर्जी पावर शुरू कर रहे हैं हम लोग। फ्रिक्शन के जो भी डाउट वगैरह हो आप एक लोग अपना कलेक्ट कर लो, उसको एक दिन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो वर्क में सबसे पहले लिखेंगे वर्क is done when force produces displacement है ना। इस स्टेटमेंट को समझते हैं देखो कि अगर हमें एग्जांपल लें कि एक पर्सन है और बहुत फोर्स लगा के एक वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, वो कितनी भी कोशिश करे वॉल डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी यूजुअली। तो इस केस में हम कहेंगे नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, है ना। पर्सन को लगेगा उसने मेहनत तो की है, देखो फोर्स लगाया है ना, मस्कुलर एनर्जी जो है उसकी खर्च भी होगी, बट स्टिल फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं हुआ। फिर आप लोग हो सकता है क्लास 9th में भी आपने वर्क पढ़ा होगा, तो आप लोग एग्जाम्पल पढ़ते थे कि एक कूली है, वो अपने सिर पे एक लगेज को कैरी कर रहा है ना। अगेन इस केस में भी अगर हम कहें नो वर्क इज बीइंग डन, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझनी है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ऑल्दो एक पर्सन अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, बट फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हो पा रहा है। वर्क हम तब कहते हैं कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे, एक तो वर्क बाय कांस्टेंट फोर्सेस और एक बाय वेरिएबल फोर्सेस ना। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्सेस वर्क कैसे या कितना करती हैं, तो वर्क को हम लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ना। although it may still have पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, वो हम अलग समझ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वर्क कैलकुलेट कैसे होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। अब डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो एक तरीका तो है ऐसे लिखने का, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है और एंगल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये है। एक तरीका है हमारे पास आई कैप जे कैप वाला, है ना, तो वो हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेट से 10 न्यूटन का फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इधर ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल 60 डिग्री लेते हैं। तो अगर कोई पूछे हमसे कि वर्क कितना हुआ, तो हम कहेंगे फोर्स यानी 10, डिस्प्लेसमेंट यानी 1, cos 60 हाफ होता है, तो 5 जूल, यूनिट जूल हो जाएगी इसकी, का वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लिख सकते हो बाय परफॉर्मिंग ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हुआ एग्जांपल एंगल वाला। अगर हमारे पास फोर्स ऐसे है 2I + 3J - K, इसको न्यूटन में लिख देते हैं, और पार्टिकल A से B गया है, A से B,
और A है 1 0 -3 पे और B है 2 1 4 पे, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछें वर्क कितना हुआ, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है मैं लिख रहा हूँ, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आई कैप जे कैप प्लस 7k कैप। इसको अच्छे से देख लेना, फाइनल कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल कोऑर्डिनेट हमने माइनस किए, तो 2 - 1 इज 1, 1 - 0 इज अगेन 1, 4 माइनस ऑफ -3 इज +7 है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आप इन दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। तो वर्क कितना हुआ आपका, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा F डॉट एस। तो आप लिखोगे, देखो 2 और 1 का तो 1 बन जाएगा, 3 और 1 का 3 बन जाएगा, और -1 और 7 का -7 बन जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, देखो 4 ये हो गया, -7 ये हो गया, तो -3 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट करते चलना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना है ना। तो आई कैप जे कैप वाले केस में आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल डॉट प्रोडक्ट जैसे लेते हैं उस तरीके से लेना है आपको। अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल में एक चीज़ नोट करना, एक बार हमारा वर्क जो आया था वो पॉजिटिव आया था और अभी जो वर्क आया वो नेगेटिव आया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इवन ज़ीरो अगर कभी वर्क आता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसको नोट कर लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव कब होगा, व्हेन F vector and S vector are inclined at an acute angle। इसका मतलब जो थीटा है हमारा वो लेस देन 90 है। ज़ीरो तो हो सकता है, 90 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो थीटा इज लेस देन 90। अगर ऐसा है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो हुआ कि वर्क डन नेगेटिव होगा कब। अब बात यह है कि इफ द वर्क डन on a particle is positive, ऐसा होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि उस पर पॉजिटिव वर्क हुआ है। आंसर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे, एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर कभी भी किसी पार्टिकल पे या सिस्टम पे नेट जितना वर्क हुआ है, मान लो 2-3 फोर्सेस ने वर्क किए हैं, तो टोटल जितना है वो सम कर लेंगे। अगर ओवरऑल पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। इसको आगे चल के हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझ लेंगे। तो अगर वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज पॉजिटिव, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ये तो ही बात पॉजिटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क की बात कर लेते हैं। नेगेटिव वर्क तो ये होगा व्हेन F vector and S vector are inclined at an obtuse angle, यानी कि जो थीटा है हमारा वो ग्रेटर देन 90 है ना। 180 तो हो सकता है, 90 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो नेगेटिव वर्क होने पे क्या होगा, तो इफ द वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, the kinetic energy will decrease, ठीक है।
तो अगर किसी पार्टिकल पे ओवरऑल वर्क जो हुआ है वो नेगेटिव हुआ है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जो आपने ऊपर एग्जांपल दिया था उसमें थीटा 60 डिग्री था। ऊपर एग्जांपल दिया था उसमें पॉजिटिव वर्क आया था, देखो 60 डिग्री वाले में, देखो इसमें +5 आया है, यहाँ पे चेक करो, देखो एक्यूट में +5 आया है, ओ सॉरी है ना। ठीक है ठीक है। नेगेटिव तो उसमें आई कैप जे कैप वाले में आया था, है ना। तो वहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ये जो दो वेक्टर हैं, अगर हम इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करें तो वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ठीक, तो ये तो हुआ इसमें। ज़ीरो वर्क कब होगा, तो ज़ीरो वर्क की कंडीशन देख लेते हैं। ज़ीरो वर्क, इसके लिए हमारे पास कंडीशन है, या तो आप फोर्स मत लगाओ, मॉड ऑफ F 0 है, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, दोनों नॉन ज़ीरो हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा हो जाए तो अंडर दीज थ्री कंडीशंस वी कैन से नो वर्क विल बी डन। तो अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, उस केस में हम कह सकते हैं उस पर नेट वर्क भी कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अच्छा, अगर एक पार्टिकल मोशन में है लेकिन उसमें नेट फोर्स 0 है तो भी हम कहेंगे ऑल्दो देयर इज मोशन वर्क इज 0। अच्छा, एक पार्टिकल पे फोर्सेस हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्सेस तो हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो इंडिविजुअली हर फोर्स का वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर ये परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल है जिसमें वो कूली वाला एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं कि व्हेन अ कूली इज कैरिंग द लगेज, लगेज पे जो वो फोर्स लगा रहा है, ये लगेज हो गया मान लो, उसने हाथों से इसको पकड़ रखा है तो वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। तो ये फोर्स, अब इसका मोशन जो हो रहा है लगेज का वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से उसका वर्क कितना है, 0 है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। आप एक ब्लॉक का मोशन देख लो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, मान लो ब्लॉक ऐसे चल रहा है, तो इसका mg कितना वर्क कर रहा है इस वक्त, आंसर वुड बी 0। mg कितना वर्क कर रहा है, 0। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क कर रहा है, आंसर वुड अगेन भी 0, नॉर्मल रिएक्शन 0 वर्क कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं ये। तो वो सारे एग्जांपल जहाँ पे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ हम कह सकते हैं कि वर्क विल बी 0। अच्छा, 0 वर्क होने से क्या होगा, तो व्हेन नो वर्क इज डन, नो वर्क is done, the kinetic energy remains constant या अनचेंज्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही रहेगी। तो हम ये समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ता है, पॉजिटिव करें तो बढ़ जाती है, नेगेटिव करें तो कम हो जाती है, नहीं करें वर्क तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो ये तो बात हो गई वर्क कैलकुलेट करने की। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, स्टोन मान लेते हैं, है ना, ठीक है। इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से, और किसी ने पूछा हमसे फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द एसेंट, है ना, ऊपर जाना, एसेंट मतलब ऊपर जाना, कितना वर्क किया ग्रेविटी ने। एक बार ट्राई कर लो इसको, आंसर मुझे लिख के बता सकते हो आप। 1 kg के पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द एसेंट, कितना होगा एक बार बताओ मुझे। सर 50। प्लस या माइनस बेटा,
सर माइनस। कॉन्फिडेंस के साथ माइनस कह रहे हो या तुक्का लगा रहे हो? कॉन्फिडेंस के साथ। चलो आवाज से नहीं लग रहा, लेकिन मान लेते नहीं हैं। सर, देख रहा था, सॉल्व किया था ना वहाँ पे, देख रहा। अच्छा ठीक है, चलो सही है। तो आंसर इज -50, -50 जूल, है ना? सबको समझ में आ गया या सिर्फ एक ही समझे? Yes, sir. सब लोग समझ गए? अच्छा ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, अगर ये समझ में आ गया तो। यहाँ नेगेटिव इसलिए आया, बस ये देख लेना कि वाइल गोइंग अपवर्ड्स ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या हमेशा ही नीचे की तरफ लगती है, तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, एंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ग्रेविटी का वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? तो समझ गए आपकी बात? और देख लेते हैं। फ्रिक्शन का एग्जांपल लेते हैं ना, फ्रिक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी, इससे पता लग जाएगा कि पढ़ते हैं घर पे नहीं क्या है ना। 2 kg ब्लॉक है, 8 kg ब्लॉक है, म्यू यहाँ 0.3 है, और यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन, है ना? यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, म्यू को 0। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the 2 kg block in a displacement of 5 मीटर। इसको ट्राई कर लो एक बार। इसमें सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 kg ब्लॉक को फ्रिक्शन लग कितना रहा है। उसके बाद आप सोचेंगे प्लस माइनस वाली बात, कि पॉजिटिव वर्क करेगा फ्रिक्शन इस पे या नेगेटिव करेगा, और फिर ओवरऑल आंसर जो होगा वो आप दे देंगे। किसी का भी आंसर कोई? ये वाला बता दो। कोई भी फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है? फ्रिक्शन तो हमने पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने फ्रिक्शन में डिस्कस किए थे। स्लिपिंग कराने के लिए मुझे यहाँ कम से कम 30 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता, और क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है आपका वो है 25/10, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा 2 kg ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे तो उसको फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा,
यहीं अगर आप 8 kg का देखोगे तो उसको फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सीख लेना है। अच्छा, फ्रिक्शन है कितना, तो फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो 2 इंटू ए, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। देखो 5 न्यूटन, तो वर्क कितना हुआ, 5 इंटू 5, 25 जूल, ये आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लो। देखो ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी से ज़्यादा फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार फ्रिक्शन को अच्छे से रिवाइज कर लो। इस तरह के क्वेश्चन हो जाने चाहिए मतलब। नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो ये हुआ। इसका एक सिंपलर अगर फॉर्म, यही केस में हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होती तो हम क्या करते? डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट कैसे बताओ? मतलब फ्रिक्शन अगर हम ज़्यादा होती मतलब तो हम नो मूवमेंट लिखते हैं, मतलब वर्क डन 0 लिखते हैं ना, 30 से ज़्यादा होती है अगर 25 की जगह। ये कैसे? हमको क्वेश्चन में 25 न्यूटन दी हुई है, अगर 25 से ज़्यादा मतलब 30 से ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि फ्रिक्शन हमारी जो है वो 30 होती, तो फिर वर्क डन 0 लिखते हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन होती है। 30 कैसे हो जाए, कैसी बातें कर रहे हो आप? फ्रिक्शन नहीं, फोर्स हमारा जो है 25 से 25 की जगह 30 से ज़्यादा 30 होती से ज़्यादा, मैं देखो मैं 35 कर देता हूँ इसको, 35 न्यूटन कर दिया आपने, है ना। अगर आप 35 कर दोगे तो अब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 kg ब्लॉक है उस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ 6 न्यूटन है। ये चेक कर लो आप, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आ सकता है वो 6 न्यूटन आ सकता है, ठीक है ना। तो अब जो आपका वर्क होगा वो 6 × 5 30 जूल हो जाएगा। होगा अभी भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो अभी भी नहीं होगा, ये तो कंफर्म कर उस लो। टाइम हाँ पे नीचे वाले ब्लॉक पे वर्क डन कुछ वर्क होगा? बिल्कुल होगा, उस पर नेगेटिव होगा। नीचे वाले ब्लॉक पे इस तरह से लग रहा है ना 6 न्यूटन, उसमें -30 का वर्क करेगा, -30 जूल का। ओके सर। इसमें क्लियर कर लो, मतलब डाउट क्लियर कर लो कि ये डाउट क्यों है हमें, कि नीचे वाले पे वर्क क्यों नहीं होगा, या मतलब ऐसा। देखो जब तक फोर्स है वो तो एक्शन रिएक्शन ही लगेगा, इतना तो मानते हो। फ्रिक्शन जब तक दोनों ब्लॉक के बीच में है वो एक्शन रिएक्शन है, ये तो मानते हो ना, ठीक है। तो जब तक दोनों को बराबर फ्रिक्शन लगना है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, जितना एक पे पॉजिटिव है उतना दूसरे पे नेगेटिव है। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वैल्यू तो है ना, उसमें कोई बात नहीं। एनीवे, तो ये कर लो। सिंपल क्वेश्चन में आपके पास ऐसे आ सकते हैं, मान लो एक 10 kg का ब्लॉक है, म्यू यहाँ 0.1 दिया हुआ है ना। हम इस ब्लॉक को कुछ स्पीड देके छोड़ देते हैं ना, अच्छी खासी स्पीड दे देते हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 3 मीटर हो, 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, ये तो बता सकते हो मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मान लेते हैं कि ये 3 मीटर से ज़्यादा चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि उससे पहले रुक जाए, वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हमने अच्छी खासी स्पीड दी होगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर कितना होगा? सर 30। प्लस या माइनस? सर प्लस। -30। ये क्लियर कर लो एक बार। हाँ ठीक है ठीक है। माइनस क्यों आया? सर क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसलिए -30। क्लियर है बात? ठीक, ठीक मान लेते हैं।
और एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे ये लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और यहाँ पे म्यू जो है 0.25 है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 5 kg इसका मास है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये इस पे रखा रह सकता है या स्लिप कर जाएगा। ये तो हमने सीखा था, रखा रहेगा या स्लिप कर जाएगा। चेक कर लो, रखा रहेगा या स्लिप कर जाएगा। सर स्लिप कर जाएगा। पक्का? यस सर। सब लोगों को समझ में आ रही है बात कि स्लिप कर जाएगा? Yes sir, slip. ठीक है, तो अगर स्लिप कर जाएगा तो आपको बताना है कि जो अगर हम इसको रिलीज करते हैं रेस्ट से तो 1 मीटर स्लिप करने में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। 1 मीटर स्लिप करने में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। सर 12.5 जूल। बताओ कैसे। सर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी इससे म्यू एन से, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ बताओ, फ्रिक्शन बताओ कितना हुआ। सर एफ मैक्स एन 12.5। कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सर इसमें एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं सर। ओके ओके ठीक, 1 मिनट। है ना, हाँ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना। फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा नेगेटिव इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव करेगा, चलो ये ठीक है। कितना करेगा बस ये बता दो। सर वो तो रूट में आ रहा है। आने दो, कोई नहीं, आप रूटीन बोल दो। आप फॉर्मूला बोल दो, मैं क्या लिखूं फ्रिक्शन का वर्क डन। सर एम जी कॉस 30 mg cos 30 इंटू इंटू 0.25 इंटू 1। इंटू 0.25 इंटू 1, बिल्कुल ठीक है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो mg तो 50 हो जाएगा, cos 30 √3/2 हो जाएगा। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा हमारा 25 √3/4, है ना। छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन को रिवाइज कर लो। मेरे हिसाब से फ्रिक्शन में काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो सब लोग। देखो, फ्रिक्शन में आदमी दो काम कर सकता है। एक काम तो ये है कि आप ये सोच लो फ्रिक्शन का क्वेश्चन आते ही गलत कर देना है। तो अगर आपको ये करना है तो बहुत इजी है, आप फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला याद कर लो, म्यू एम जी, है ना। आपके आंसर बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो जाएंगे, है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फेल होने में। फिर एक तरीका है फ्रिक्शन को ढंग से पढ़ना। तो वो जितने हमारे लेक्चर हैं फ्रिक्शन वाले, उनको ध्यान से देख लो, है ना। फ्रिक्शन के रूल समझ जाओगे उस केस में आप, कि कहाँ कैसे फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो अपने हिसाब से कर लेना। ये कर लोगे तो ये हमने वर्क लिख लिया। एक काम कर लेते हैं इनको, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और लिख लेते हैं।
वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल कैसे? तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एक फोर्स है जो खुद डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल क्या ले सकते हैं? किसी ने कहा F इक्वल टू के एक्स। याद आ रहा है F इक्वल टू के एक्स कौन लगाता था फोर्स? F इक्वल टू के एक्स जैसी फोर्स कौन लगाता है? कुछ याद है ऐसा? सर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल। वहाँ एक माइनस होता है बट रूल यही होता है, ठीक है। नहीं तो ये समझ गए। तो लेट से कोई ऐसी फोर्स है, अब ये वर्क कितना करेगी? तो हमने कहा हम एक काम करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और उसके लिए छोटा सा वर्क कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स टाइम्स डी एक्स। बहुत छोटा सा वर्क है ना। तो इसको हमें ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स वेरिएबल है, लेट से ऐसे है, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया डी एक्स, जिसके लिए प्रैक्टिकली आपने फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट कह दिया, और ये जो आपका छोटा सा एरिया आया ये वर्क रिप्रेजेंट करेगा डी डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सारे आपस में एरिया जोड़ दो तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, और उसको मैथ्स में इंटीग्रेट करना कहते हैं। तो आज से ये हमारा तरीका बन जाएगा, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अगर कभी भी कोई वेरिएबल फोर्स हो तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, तो x की इनिशियल वैल्यू से लेके x की फाइनल वैल्यू तक आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे। हमारे एग्जांपल में अगर करें तो वर्क कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स, आपके पास वर्क आ जाएगा, और x इनिशियल से x फाइनल कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। नोट कर लो उसको एक बार। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो उसको डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करने पे वर्क मिल जाता है। यहाँ से एक और चीज़ आपको जो इससे समझनी है वो ये है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क, है ना। इसका भी यूज़ करेंगे हम एग्जांपल लेके, अभी के लिए नोट कर लो इसको। तो अगर ये नोट कर लिया है तो एग्जांपल ले लेते हैं। कोई फोर्स है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन when the particle goes from x equal to 1 to x equal to 3। 1 से 3 जाने में कितना वर्क हुआ ये आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। एक बार करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। सर 20। 20 जूल तो सही, बिल्कुल सही। वर्क इज 20 जूल, वर्क इज 20 जूल। अगर नहीं समझ में आए किसी को तो पूछ लेना वो कैसे हुआ। 20 जूल।
तो इंटीग्रेट तो आप कर लोगे ऐसा मुझे लग रहा है। एरिया वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास कभी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ में हो गया, तो लेट्स से ग्राफ आपका ऐसा है, ये और ये, यहाँ लिखा हुआ है 10 न्यूटन, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 20, ये मीटर में लिख देते हैं ना। अब आपसे मैं पूछूं कि वर्क 0 से 20 में कितना होगा, तो एक बार कैलकुलेट करो, एरिया अंडर द कर्व कर सकते हो। इसमें आपको ये भी चाहिए होगा, ये मैं लिख देता हूँ, ये 5 है और ये 15। कोई आंसर? सर 150 जूल। वेरी गुड, 150 जूल एकदम सही आंसर है। 150 इज द राइट आंसर, एकदम ठीक है। वन 50 जूल। एक अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लो। ट्रेपीजियम का एरिया लिखना है वैसे तो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो मान लेते हैं कि कर लिया सभी। एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर कभी आपके पास ऐसा कुछ है जिसमें कुछ हिस्सा एरिया का आपका पॉजिटिव है और कुछ एरिया जो है नेगेटिव है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जो आपका नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, वो एरिया ऑफ पॉजिटिव पार्ट, मैं इसको पॉजिटिव नंबर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट कह रहा हूँ, जो ऊपर है वो पॉजिटिव पार्ट, माइनस द एरिया ऑफ नेगेटिव पार्ट, यानी मान लो ये एरिया आपका 30 आता है और ये एरिया 10 आता है, आप इसको -10 नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो ये 30 है ये 10 है, तो ओवरऑल वर्क कितना हुआ, 30 - 10 दैट इज 20 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इस हिस्से में वर्क जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वर्क जो हुआ है नेगेटिव हुआ है। तो कह सकते हैं ऐसा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझ लेना। और ये समझ में आ रहा है तो इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये है हमारे पास, यहाँ 20 लिख देते हैं, ये 0 है ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पे 15 लिख देते हैं, ये 15 लिख दिया हमने, कंटिन्यू कर देते हैं ऐसे। तो ये आपका एक्स हो गया, ये फोर्स हो गया, आपको बताना है वर्क कहाँ से कहाँ तक, 0 से 15 में, है ना, 0 से 15 में कितना वर्क हुआ है। और डेटा इसमें देखना कंप्लीट है, अगर आपको कुछ लगता है मिसिंग है तो वो दिमाग लगा के आ जाएगा।
ना। तो बताओ मुझे कि 0 से 15 में वर्क कितना हुआ, ट्राई करो इसको। सर 75। 75। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। और किसी का कोई आंसर? मैंने शायद पहले पूछा था क्लास में, कोई नीट वाले हैं क्या, या सारे मैथ्स वाले हैं? यस सर मैं हूँ। आप बेटा कौन, नाम बताओ। सर दीपक। दीपक, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? बाकी सब जेई वाले हैं। अच्छा, उस हिसाब से तो मैथ्स ठीक होनी चाहिए बाकी लोगों की। एनीवे, तो आंसर है 75, बिल्कुल सही आंसर है 75 जूल। मैं समझा देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट मिसिंग लगेगा कि ये जो है ये कितना है। तो उसके लिए आप सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करोगे। देखो सिमिलर ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो जो रेशियो यहाँ से इन साइड्स का है बेस का, वही हाइट का होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 5 है, यानी हाफ हो गया इधर जाके। तो अगर ये 20 है तो ये 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं -10 लिख देता हूँ। तो ये वाली बात एक बार समझ लो सिमिलर ट्राइंगल से, जो रेशियो इन दोनों का है बेसेस का, वही रेशियो परपेंडिकुलर्स का भी होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो ये 10 से 5 हो गया, 10 से 15 5 हुआ ना वहाँ, तो 0 से 10, 10 से 15। तो ये 10 से 5 हो गया है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 20 से 10 हो जाएगी। एक बार ये हो गया तो आपके पास ये वाला जो एरिया आएगा ये 100 आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया। और ये वाला जो एरिया आएगा ये 25 आएगा। तो आपका वर्क कितना हो गया? 100 माइनस 25, दैट इज 75। इसको अच्छे से देखो एक बार, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। किस तरह से ग्राफ बना हुआ है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और कुछ यहाँ लिखा होगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे x1 लिखा है, 0 से x1। उसके बाद फोर्स ऐसे हो गई है, इस तरह से। ये एंगल 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो अगर इसको पीछे ले जाएंगे तो ये ऐसे आएगी लाइन, यहाँ से जाके स्लोप बदल गई है। तो आपको बताना है कि x1 के बाद कितने डिस्प्लेसमेंट में टोटल वर्क 0 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ वाला जो एरिया है, मान लो यहाँ जाके हो रहा है ऐसा, है ना, यहाँ जाके ये जो एरिया आया वो इस एरिया को कैंसिल आउट कर दे। तो आपको ये पॉइंट कितना दूर होगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये बताना है आपको, है ना। तो कर लो एक बार, ट्राई कर लो कि यहाँ क्या लिखूँ मैं, इस जगह क्या लिखूँ कि टोटल वर्क हमारा 0 हो जाए, 0 से लेके जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको क्या लिखूँ।
कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स का काम है। सर इनिशियली जितना फोर्स है, समझ नहीं बेटे क्या कह रहे हो, इनिशियली जितना फोर्स है इसकी means, वैल्यू, इसकी वैल्यू yeah, चाहते हो? मतलब जितना डिस्टेंस 0 टू दैट पॉइंट है उतना ही इधर होगा x1 से यहाँ तक। मतलब अगर ये x1 है तो और x1 यहाँ पे। सर जितना 0 हाँ टू ऊपर ऊपर फोर्स की फोर्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जितना पॉइंट, अच्छा ये वाला कह रहे हो आप, जितना जितना से, ये है। अच्छा लेकिन वो तो अपने को यस दिया नहीं सर। हुआ है ना, हमें तो x1 की टर्म्स में आंसर देना होगा बेटा। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, ठीक है ना। जो मैथमेटिकल लॉजिक लगा रहे हो आप बिल्कुल सही लगा रहे हो, है ना, कि वो मैं अलग से डिस्कस भी कर दूंगा, बहुत अच्छा लॉजिक है वो। बट मैं आंसर पूछ रहा हूँ, मेरा आंसर जो है वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है, मैं इसको x1 की टर्म्स में क्या कहूँ, है ना। x1 इंटू समथिंग इस तरह से लिखना होगा ना मुझे। बाकी मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक भी है एकदम। x1/√3। x1/√3 अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। x1/√3 अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, और किसी ने सॉल्व किया हो तो बता दो मुझे, क्या आपका भी आंसर यही है, x1/√3? ये डिस्टेंस x1/√3 है क्या? कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसे लिख देते हैं। हमें तो दोनों एरिया बराबर करने हैं। देखो अगर ये x1 है, अगर ये x1 है तो ये कितना हुआ, तो आंसर इज ये हो जाएगा, किसी को मालूम, x1 tan 30। अच्छा इसको मैं फिलहाल x कह देता हूँ, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x tan 60। सही है ना, एक बार देख लो अच्छे से, साइन कॉस tan इतना तो समझते हो आप लोग। तो आपने कहा एरिया दोनों का सेम है, तो हाफ इंटू x1 tan 30 इंटू x1 किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ इंटू x1, सॉरी x tan 60 इंटू x, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो x1²/√3 इज x² टाइम्स √3। ये देख लो एक बार अच्छे से, तो x कितना हो गया, x हो गया, ध्यान देना, x1/√3, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। हालांकि आंसर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो x1 प्लस x1/√3 लिखना होगा मुझे, अगर कंटिन्यूएशन में कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं यहाँ पे x1 नहीं लिखने के, आप कहते हैं ये डिस्टेंस x1 है, तो आपका आंसर ये जो होता, ये x1/√3 आ गया होता। एक बार इसको अच्छे से देख लो, इसको दोबारा समझना हो तो मैं फिर समझा देता हूँ, नहीं तो अभी जो ये लॉजिक दिया था, किसने दिया था अभी ये x1 साइड वाला लॉजिक बेटा? सर नित्या। ठीक है बेटा ना, तो नित्या का लॉजिक एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है जो मैंने बताया, तो देखो नित्या ने कितना बढ़िया लॉजिक दिया। उन्होंने कहा अगर ये दोनों ट्राइंगल एक ही एरिया के हैं, है ना, तो यहाँ देखो यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ 60 यहाँ 30, ऐसा भी होना चाहिए ना, 90 डिग्री का सम। ठीक, तो एरिया जब लिखते हैं तो इन दोनों साइड्स का मल्टीपल होता है ना। तो जितनी साइड ये है उतनी यहाँ आ जानी चाहिए, और जितनी साइड यहाँ है उतनी यहाँ आ जानी चाहिए। इंटरचेंज हो गए ना, इसमें जो 30 है वो इसमें 60 बन गया है, तो जो इसमें 30 है वो वहाँ पे 60 बन गया है, तो इंटरचेंज हो गई है साइड। तो जितना यहाँ x1 है उसका आप ये वाली साइड निकाल लो, तो वही x1 tan 30, तो वही साइड यहाँ पे अगर इतना हिस्सा जो है ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर, तो आपका आंसर डायरेक्ट x1/√3 यहाँ से आ जाएगा। x1 tan 30 से x1/√3 वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो हमने इंटरचेंज किया, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं,
लेकिन ऐसे ऐसे रखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली साइड इसके सिमिलर है, सॉरी ये वाली साइड इसके सिमिलर है और ये वाली साइड इसके सिमिलर। इस तरीके से सोच सकते हो आप। बिल्कुल सही, एकदम सही। ये भी हमने कर लिया। एक और ऐसा क्वेश्चन चाहते हो तो आप ऐसे ले सकते हो क्वेश्चन। देखो आपने कहा इस तरह से हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इसमें आपने यहाँ लिख लिया वही 0, 5, 10, 15। ये तो आपके डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू हो गई। यहाँ आपने 10 न्यूटन लिख दी। न्यूटन, ये फोर्स हो गया आपका न्यूटन में। अब आपको बताना है कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद, यानी यहाँ क्या लिखूं कि टोटल वर्क जो है मेरा 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा बस ये बताना है आपको सोच समझ के, कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क 0 हो जाए के लिए यहाँ x की वैल्यू क्या लिखनी है मुझे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको, है ना। किसी का आंसर कोई? ये स्लोप सेम है, ध्यान रखना, ये सेम लाइन ऐसी चल रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। किसी का भी आंसर? कोई भी? मैं बताऊं? एक आंसर आया है शायद 35। 35 तो शायद नहीं है, 25 हो सकता है, पर चेक कर लेते हैं। मैं आंसर बताता हूँ। तो आपको इस वाले एरिया को, ट्रेपीजियम को इससे कैंसिल कराना है। सबसे पहले आप देखो, अगर ये x है तो ये 2x है, ये बात कंफर्म कर लो। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये है 5, ये है 10, तो अगर ये है x तो ये है 2x। रेशियो समझ रहे हो कि परपेंडिकुलर बेस का डबल है। तो यहाँ पे बेस है अपना x, तो परपेंडिकुलर 2x हो गया कि नहीं हुआ, चेक कर लो एक बार अच्छे से। अगर है तो आपका जो ट्राइंगल का एरिया है वो है हाफ इंटू एक्स इंटू 2x, यानी कि x स्क्वायर। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? तो वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 15 20 इंटू हाइट 10, तो ये 100 आ जाएगा। एक बार इसको चेक कर लो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 + 5 20 इंटू हाइट दैट इज 10, 100। तो अब आपका x स्क्वायर
100 के बराबर होना चाहिए, तो x कितना होना चाहिए 10, यानी ये डिस्टेंस अगर 10 है तो यहाँ 15 लिखा है तो यहाँ 25, आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर, यानी x इक्वल टू 25 मीटर पे जाके टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो इसको अच्छे से, देखो एक बार, ये बात एकदम क्लियर हो रही है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो, तो मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बात समझ में आ गई। एक बार मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, तो अच्छे से इसको रिवाइज करना है ना, जब भी टाइम मिले आपको, क्लास ओवर हो जाए जब सारी, इसको अच्छे से देखना और ये देखना कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, है ना। हमने वर्क एनर्जी अभी शुरू कर दिया, अभी वर्क पढ़ा है हमें, एनर्जी की बात करेंगे अगली क्लास में, और होपफुली उसके अगले में पावर पढ़ लेंगे। 3 क्लास में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख लेंगे तो एक क्लास शायद और लग जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, चाहे नीट में चाहे जेई में, काफ़ी सारा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू।